इसके पीछे साजिश है। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा दें और फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ शरद त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अवधेश कुमार जुड़ गए हैं, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ विजय राठी जी जुड़ गए हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और सैयद जवाद हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं सबसे पहले शुरुआत शरद त्रिवेदी जी आपसे ही करता हूं। आप बात तो वैसे विधानसभा की कार्यवाही पर भी होनी थी। शरद जी, बहुत जल्दी से रिएक्शन दे दीजिए। ये जो ड्रोन गिराया गया है, पुलिस की एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि यहां साजिश हो सकती है ताकि भगदड़ हो और लोगों की जान जाए। ये साजिश वाला एंगल आपको क्या लगता है? बताओ, राजनीतिक पार्टी, चूंकि आप सत्ता में भी हैं, ये इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अनुराग जी, देखिए, कई अराजक तत्व हैं, अपराधी हैं और आतंकी हैं जो इस तरह की जो हमारे कार्यक्रम होते हैं उनमें कोई ना कोई विघ्न बाधा डालना या कोई वहां पे इस तरह की घटना को, अपनी घटना को अंजाम देने के लिए लोग तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो ये कंटिन्यूअस लड़ाई जो है वो राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की, इनके इन तत्वों के खिलाफ है। ये इस तरह का एक एक्शन हुआ था वहां पे, उसमें 2 लोगों को शायद हिरासत में लिया गया, उनके ऊपर अभी इंक्वायरी चल रही है। जो भी उसमें जो शिनाख्त होगी, जो भी उनके इंटरोगेशन में रिपोर्ट आएगी, वो सार्वजनिक करी जाएगी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार इन तत्वों के खिलाफ पिछले 7-8 साल से लड़ रही है और ये इस तरह की किसी भी घटना को अंजाम नहीं दिया जाएगा। अच्छा, एक मिनट सर, आप ये कह रहे हैं कि इसके पीछे साजिश है और साजिश की जांच की जाएगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि समाजवादी पार्टी विधानसभा के अंदर, कहते हैं, आपसे कुछ देर पहले कहा कि विधानसभा में कि उर्दू को सपोर्ट करते हैं योगी आदित्य, माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी के लोग। तो ये उर्दू को सपोर्ट करने की टर्मिनोलॉजी क्या है, जरा ये समझाइएगा दर्शकों को। अनुराग जी, देखिए, जो भाषा है वो भाषा किसी न किसी काम में आनी चाहिए, कहीं इस्तेमाल में आनी चाहिए। नौकरी में, प्रशासन में, जो हमारे व्यापार है वहां पे कहीं काम आनी चाहिए। माननीय मोदी जी ने भी कहा है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो खुद विदेश में पढ़ते हैं, माननीय अखिलेश जी तो खुद ही विदेश में पढ़े हुए, ऑस्ट्रेलिया के पढ़े हुए हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि नहीं साहब, इन लोगों को सिर्फ ये मौलाना, मौलवी, मुल्ला बनाया जाए ताकि वो किसी भी अन्य काम के लायक ना रहे। उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि वो मेन स्ट्रीम में आए, वो मुख्य धारा में आए और वो सब्जेक्ट पढ़े, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, आर्ट है, लिटरेचर है, जो पढ़े, जिससे कि उनको या तो नौकरी मिल सके या कोई व्यापार कर सके। सिर्फ कुरान पढ़ के या उर्दू पढ़ के वो सिर्फ मौलवी, मौलाना बनेंगे, उसके अलावा तो किसी सामान्य। लेकिन आप चाह रहे हैं कि सर, आप चाह रहे हैं कि मदरसों के अंदर भी साइंस की पढ़ाई हो, साइंस की परीक्षा हो, बच्चे अच्छे से उत्तीर्ण हो, ज्यादा ज्ञान के चक्षु खोल पाए, लेकिन आप जब इसके लिए मदरसों का सर्वे कराते तो विरोध किया जाता है। तो आप कर कैसे पाएंगे? जो उस धर्म का अनुयायी है वही कहता है कि आप गलत करवा रहे हैं, तो आप कुरान की जगह वो साइंस की किताब कैसे देंगे? इसीलिए अनुराग जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो सर्वे कराया, सर्वे कराने में पाया गया है कि ऐसे ऐसे मदरसे चल रहे हैं जो एक कमरे में 8-8 क्लास चला रहे हैं, जहां सिर्फ बच्चों को कुरान पढ़ाई जा रही, सिर्फ उर्दू पढ़ाई जा रही। तो वो पढ़ लिखने के बाद किसी भी काम के लायक नहीं रहेंगे। वो सिवाय नमाज पढ़ने के मौलाना, मौलवी, इस तरह के काम करते हो। जवाब भाई आ रहा हूं, थोड़ा सा लायक नहीं रहेंगे। ठीक है सर, ओके, मैं आगे बढ़ता हूं। सुनील राठी जी, लेकिन बड़ा गंभीर विषय है कि अयोध्या के, आपने रोका नहीं अनुराग इनको। सैयद जवाद जी, बहुत आपत्तिजनक इन्होंने बात बोली है। सैयद जवाद जी, अरे इनकी आवाज पहले कम कीजिए। सैयद जवाद जी, 1 मिनट, मैं अभी शुरुआत का सवाल पूछ रहा हूं, जब आपका मौका आएगा आपकी आपत्ति प्लीज दर्ज करा दीजिएगा, प्लीज। नहीं, आपने, ठीक है, प्लीज इनकी आवाज एकदम कम कीजिए, ऐसे नहीं होती डिबेट। हाँ, ओके, सुनील राठी जी, आप अपनी, सैयद जवाद भाई अपनी बात रखिएगा, मैं पूरा मौका दूंगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए सर प्लीज। राजनीतिक पार्टियां हैं ना, वो खुद अभी एक सत्ता में एक विपक्ष में, बोल लेने दीजिए उन्हें, ठीक है। विजय राठी जी, लेकिन ये जो अयोध्या के मेन गेट पर ड्रोन उड़ रहा है, पुलिस की एफआईआर, सरकार नहीं कह रही, पुलिस की एफआईआर में ये है कि इसमें साजिश हो सकती है, और साजिश इस बात की हो सकती है कि भगदड़ हो जाए। अच्छा, थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई, उसकी भी जांच की जा रही है, और उससे भी पास्ट में जाते हैं तो मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ हुई, और उसमें कहा जा रहा है कि कुछ लोग नारेबाजी कर रहे थे, इसके चलते भगदड़ जैसे हालात बन गए। तो ये कौन चाहता है कि लोग मरे? हिंदू धर्म के लोग मरे, वहां मरे जहां पर हिंदू धर्म की आस्था का जुड़ाव है। ये तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी के जो चाहने वाले वो चाहते हैं, क्योंकि जब तक हिंदू नहीं मरेंगे, इनकी लाशों पर राजनीति करके कैसे वोट मिलेगा इन्हें? यही तो इनका पूरा ध्येय है, इनका उद्देश्य ये। कौन नहीं जानता इस बात को? आप और हम नहीं जानते क्या? आप एक चीज बताइए, मौनी अमावस्या पे भगदड़ हो गई, उस पर सरकार जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए समाजवादी पार्टी या विपक्ष जिम्मेदार है। नई दिल्ली में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अब तो सब इनका है, और रेलवे मिनिस्ट्री तो इनके अंदर आती है।
वहां भगदड़ होगा, उसके बाद भी जिम्मेदारी लेंगे, उसके लिए भी विपक्ष जिम्मेदार है। अरे बहुत बढ़िया है भाई, कहां से लाते हैं इतना बढ़िया चीजें सब। उसके बाद अब अयोध्या की बात कर लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बजट सेशन शुरू होने वाला है, और अभी आपने देखा जब हम लोग जो जरूरी मुद्दे हैं, भगदड़ क्यों हुई, कैसे हुई, उसका सच क्या है, कितने श्रद्धालु हमारे मौत के आगोश में समा गए, वो चीजें ना बतानी पड़े। भारत का अपमान कैसे हुआ अमेरिका की धरती पर, और कैसे हवाई जहाज में बेड़ियां डाल के लाया, वो समाजवादी पार्टी के विधायक ने भी एक सिंबॉलिक तौर से दिखा। जरूरी मुद्दे पे बात ना हो, उससे भटकाने के लिए ड्रोन भी नहीं कहा है। देखना आप सही से आप जांच करा दो किसी सीबीआई से, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता का, इन्हीं की सरकार का ड्रोन भी निकलेगा। और ये इसलिए किया जा रहा है सब, ताकि जरूरी मुद्दों से विधानसभा में बहस ना हो, सिर्फ जरूरी मुद्दों से भटकाया जाए। आप एक चीज बताइए, चलिए विपक्ष को गाली देनी है दीजिए, हम आपकी गालियों को मान करके कहते हैं विपक्ष बिल्कुल खराब है, किसी काम का नहीं है। आप ये बताइए सरकार का क्या काम है? कोई एक जिम्मेदारी, कोई एक पॉइंट। लेकिन विजय भाई आपके सवाल बिल्कुल सही है। अच्छा प्लीज जल्दी से कंक्लूड कीजिए, एक सवाल है मेरे में। बस मेरा ये है कि कभी तो सरकार जिम्मेदारी लेगी कि हाँ, बिल्कुल ठीक बात, मैं एग्री करता हूं सर, कभी तो सरकार जिम्मेदारी लेगी, क्योंकि वाहवाही लूटनी होती है तो सरकार कहती है देखिए साहब हमने इतना बड़ा आयोजन कर दिया, जब कुछ बुरा घटेगा तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। लेकिन विजय भाई एक बात बताइए कि अगर भगदड़ होगी, अगर लोग मरेंगे, तो आज जैसे आप सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल और पुरजोर तरीके से उठाए जाएंगे जो पिछली घटनाओं में उठे भी हैं। तो सरकार, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सरकार कर रही है, तो सरकार अपने दामन पर दाग क्यों चाहेगी? मुझे इसकी थ्योरी जरा समझाइए। देखिए मैं बता दूं क्या है, जब कुंभ का स्टार्टिंग हुआ तो जिस तरीके से उन्होंने इसको इवेंट बनाया, हाँ। ये जो होता ना ओवर कॉन्फिडेंस में आता आदमी, ये भूल गए कि जब इतने लोग आने हैं तो उनकी व्यवस्था भी करनी है। और अगर विपक्ष के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कोई सुझाव देते हैं तो ये इनको वो आलोचना लगती है, इनको लगता है कि आपके कहने से तो नहीं करेंगे हम, बिल्कुल भले उसमें लोग मर जाए, आपके कहने से इनको लगता है, क्योंकि हाँ बिल्कुल बिल्कुल बात है, इनको नहीं ईगो भी बात है, और दूसरे इनको इनके पता दिमाग में होता है क्रेडिट वाली चीज, ये उसमें बहुत ज्यादा जाते हैं। ये सोचते हैं समाजवादी पार्टी को कि क्रेडिट, अरे भाई वो हमारे भी लोग हैं, हमारे भी लोग नहाने जा रहे हैं, हमारे सगे संबंधी भी जा रहे हैं, कोई हताहत होगा हमें भी दर्द होगा, हम ऐसा नहीं चाहते कि उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए। मैं बता दूं हिंदुस्तान में राजनीति का स्तर कितना भी ये लोग गिरा लें, अभी ऐसा कोई भी व्यक्ति या पार्टी नहीं सोचती कि वहां कुछ किसी इवेंट में कुछ गड़बड़ हो जाए। हाँ। ये कोई नहीं चाहता भाई। फिर आप कहते हैं कि बीजेपी जानबूझकर करवा रही है, आप खुद कह रहे हैं कि पार्टियां नहीं सोचती, तो पार्टियां आपकी जो पार्टियों में बीजेपी नहीं है क्या शामिल? बीजेपी करवा रही है और बाकी सारी पार्टियां नहीं करवा रही, ऐसा कह रहे हैं आप? अच्छा एक चीज बताइए, उदासीन अखाड़े के महंत हैं दुर्गादास जी, हाँ। उन्होंने ये कहा, वो धरने पे भी बैठे कुंभ में, उन्होंने कहा कि घाट पे व्यवस्था ही नहीं है, तो हाँ। हम ये कह रहे हैं तो ये जान नहीं सर, लेकिन करोड़ों धर्मावलंबियों ने ये भी कहा कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, सबके अपने अनुभव हैं। खैर मैं आ रहा हूं, कभी कभी किसी के बेटर अनुभव हो जाते हैं। मैं आता हूं राठी साहब, मैं आता हूं बहुत जल्दी से, मैं अवधेश सर के पास जाऊं, सैयद जवाद भाई के पास जाऊं बहुत जल्दी से। शरद त्रिवेदी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि ये जो ड्रोन उड़ाया गया ना, ये आज ये विधानसभा की कार्यवाही में आपको महाकुंभ पर और भगदड़ पर जवाब ना देना पड़े, इसलिए आप लोगों ने खुद ड्रोन उड़वाया और पूरा ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं। अनुराग जी देखिए, अभी हमारे मित्र राठी जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि अखिलेश जी ने सुझाव दिया, अखिलेश जी ने सुझाव दिया है कि कुंभ का समय बढ़ा दिया जाए। मुझे नहीं मालूम है कि कुंभ का समय जो है, जो प्लैनेटरी पोजीशन होती है, नक्षत्र होता है जिसमें कुंभ का मेला लगता है, ये कैसे कुंभ का समय बढ़ा दिया जाएगा वो मुझे नहीं मालूम। वो तो आपकी 144 साल वाली थ्योरी पर भी सवाल उठा रहे हैं सर कि साहब वहां का पानी गंदा है, फिर उसी गंदे पानी में वो नहाने चले गए। उनको स्नान नहीं करना चाहिए था वहां गंदे पानी में, जहां पे भूटान नरेश खुद आके वहां उन्होंने स्नान किया है। हाँ। 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने वहां आके स्नान किया है, वहां इनको लग रहा है कि साहब वह व्यवस्था ठीक नहीं है। अखिलेश जी खुद गए थे, उन्होंने स्नान किया था, तो उन्हें कहना चाहिए था कि हम स्नान करने नहीं जाएंगे, वहां तो व्यवस्था ठीक नहीं है। यहाँ पूरे भारत की आबादी का आधा प्रतिशत आज, आधी आबादी जो है वो वहां पे स्नान कर चुकी है। ये इतिहास में कहीं इस तरह की घटना कहीं घटी हो तो मुझे बता दें कि इतना बेहतर इंतजाम है। पहले ये क्या बता रहे थे कि वहां भोजन नहीं मिल रहा, लोग भूखों मर रहे हैं, वहां लोगों को जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। 1.5 करोड़ लोगों को रोज वहां मुफ्त भोजन कराया जा रहा है, वहां लंगर चल रहे हैं, वहां सरकार नहीं, निजी लोग जो है स्वेच्छा से वहां लंगर चला रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन राठी साहब की बात का एक बात तो मैं बिल्कुल मानूंगा, वो एक बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर घटनाएं घटनी है तो सरकार को अपफ्रंट होकर उस पर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और आप लोग जांच की बात कहते हैं, जांच की रिपोर्ट भी कब सार्वजनिक होती है फिर वो देखना है। ठीक है शरद जी, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। अवधेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, लेकिन ये मामला बहुत गंभीर है, ठीक है, मतलब समाजवादी पार्टी ने इसे
अभी के विधानसभा सत्र से जोड़ दिया। बीजेपी कह रही है साजिश है, जांच कराएंगे। भाई सरकार में है तो साजिश और जांच तो होनी है, लेकिन मामला बहुत गंभीर है अवधेश सर, इस लिहाज से कि एक तरफ प्रयागराज में भगदड़ हो गई, दूसरी तरफ नई दिल्ली में भगदड़ हुई, हमारे अपने लोगों ने जान गंवाई, और अब अयोध्या जो कि हिंदुओं का आस्था का केंद्र है, वहां पर भी जो पुलिस की एफआईआर कह रही है कि वहां साजिश हो रही है। तो ये कौन चाहता है कि लोग मरे? कौन चाहता है कि इस तरह के जो धार्मिक स्थल हैं उनके दामन पर दाग लगे और लोगों के मन में कुछ शंका हो, कुछ सवाल हो या संशय हो? देखिए, हमारे डिबेट में 3 पहलू उठे हैं। पहला तो जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो दर्दनाक हृदय विदारक मृत्यु हुई, वो रेलवे की बद इंतजामी का परिणाम था, यह क्षम्य लापरवाही है। इसको कोई स्वीकारे न स्वीकारे, सच यही है। लेकिन हर चीज को कुंभ से जोड़ के देखना, कुंभ जाने वाले भी 10-15% लोग उसमें थे, लेकिन उसके कारण अलग भी है, और हमने आर्टिकल लिखा, छपा भी है, बोला भी है। सेकंड, देखिए, ये जो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, उसका नेतृत्व कभी या कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि कहीं भी भगदड़ हो जाए, लोग मर जाए। ये पॉलिटिकल पार्टियों का कैरेक्टर नहीं रहा है, यहां तक तो कहीं कोई डाउट ही नहीं है। राजनीतिक रूप से आरोप लगाया जाए, चलता रहे, उंगली नीचे करो यार, बाद में हम बोलेंगे तो आप बोल लेना। ऐसी कौन सी बात बोल दी कि आपको उंगली उठाने की जरूरत पड़ गई? तो इसलिए यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। बोलिए आप, बोलिए। लेकिन इस समय जो घटनाएं हुई है, जिस ढंग से पूरी दुनिया इस दृश्य को देख रही है कि भगदड़ होने के बावजूद, मृत्यु के बावजूद लोगों को कष्ट हो रहा है, लेकिन गांव-गांव, शहर-शहर से यहां तक कि विश्व के कोने-कोने से जो सनातन हिंदू समाज है, वो निकल के उसका प्रयागराज जाना बंद नहीं हो रहा है। डुबकी लगाने के लिए कैसी अनुभूति है कि इतनी संख्या में लोग जा रहे हैं, 53-54 करोड़। तो ये जिन लोगों ने भारत पर स्टडी करके पहले रखा हुआ कि भारत की अंतःशक्ति क्या है, आप जानते हैं कि अमेरिका में, यूरोप में हमारे यहां से वजीफा दे दे के बहुत सारे लोगों को स्टडी कराया जाता है। तो वो एक भाव ये फैला है कि भारत में अगर आध्यात्मिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भाव इन सबसे पैदा हो रहा है, और जो जाति भेद बाकी की हम बात कर रहे हैं, एक डुबकी लगाने से उसमें अघोषित विलंब हो रहा है, कोई जाति पूछ नहीं रहा है। तो ये तो इस मतलब तो ये खटक रहा है क्या सर किसी को? ये तो अच्छे बिल्कुल खटक। आधुनिक विश्व के इतिहास के ऐसा महाआयोजन हुआ है जो विश्व ने कभी देखा ही नहीं था। तो उसमें बहुत सारे शक्तियों को उसके अंदर एक आशंका पैदा हुई। ये समाज अगर उठ के खड़ा हो गया, उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो गया, तो फिर विश्व का नेतृत्व कौन करेगा? फिर दुनिया किसको देख के रास्ता सीखेगी? और तीसरी बात जी, उसमें हमारे, चूंकि इस समय आप देखेंगे कि अयोध्या में केवल बसंत पंचमी के दिन 50 से 60 लाख लोग पहुंच रहे हैं। वो 22 करोड़ लोग वाराणसी में पहुंच रहे हैं, 15-16 को अयोध्या में। तो ये एक अर्थव्यवस्था की एक नई स्वरूप है विकास का, तो उसको कैसे बाधित किया जाए? शक्तियां रहती हैं, लेकिन 3 बातें ध्यान रखिए। अयोध्या में 5 जुलाई 2005 को हमले हो चुके हैं लश्कर तैयबा के द्वारा। जो जैसे मोहब्बत का संस्थापक है मसूद अजहर, उसने कहा कि जब मैं कश्मीर से निकल के अयोध्या गया, वहां देखा तो मेरे गुस्से फैल गया, तब मैंने जैसे मोहब्बत बनाया, प्रतिशोध लेना है। गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने पिछली बार कहा कि अयोध्या की जड़ हिला देंगे। सुनिए, अयोध्या की जड़ हिला देंगे। और अभी दिसंबर में पीलीभीत में 3 खाली आतंकवादी इनकाउंटर में मार गिराए गए हैं, और वहां से तो ये कह नहीं सकते खतरे से बाहर है। ठीक है सर, बहुत अच्छा पहलू सर आपने रखा, और मैं इस पर बात करता हूं सैयद जवाद भाई, क्योंकि देखिए एक बात तो सब मान रहे हैं कि साजिश का एंगल है, तो ये तो वो नहीं हो सकते जो सनातनी हो और जो अपने लोगों को मारना चाहते हो। और इसका एक और पहलू ये, जो कि अवधेश सर ने भी कहा कि आप धमकियां मिल चुकी हैं। अभी ये हाल फिलहाल में 22 अगस्त को धमकी मिली थी, ट्रस्ट को व्हाट्सएप पर बताया गया कि 4000 किलो आरडीएक्स प्लांट किया गया, बोला पूरा मंदिर ही उड़ा दिया जाएगा। उस मामले में मोहम्मद मकसूद नाम के एक शख्स को पकड़ा गया। फिर इंस्टा आईडी पर धमकी मिली, 112 पर कॉल करके धमकी दी गई, एक 16 साल का आरोपी पकड़ा गया, उसका नाम मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और फिर वो पन्नू वाली जो धमकी है, उसका जिक्र तो खुद अवधेश सर ने कर दिया। तो ये धमकियां मिलती रही हैं, क्या ये टारगेट पर है, और ये उन लोगों के टारगेट पर है जो नहीं चाहते कि देश में सब कुछ शांति से हो? जी अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद आखिर में वक्त देने के लिए। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी की जो भी सरकार है, वो जो भी पॉलिसी बनाती है उसके अंदर आम नागरिकों की जान ही जाती, क्योंकि प्लानिंग होती नहीं है। आप पूछ लीजिए, अभी स्टार्टिंग करता हूं मैं, जब नोटबंदी करी थी इन्होंने कितने लोग लाइन में लग करके मर गए, वो आज तक नहीं बताया।
जीएसटी जब इन्होंने नाफिज करी, कितने व्यापारियों ने अपनी आत्महत्या कर ली, कितने लोग मर गए, वो नहीं बताया। फिर उसके बाद 3 कृषि कानून बिल लेकर के आते हैं, कितने किसान 650 700 किसान हम लोग कहते हैं मानने को तैयार नहीं होते, कितने लोग चले गए पता नहीं। जब CAA का कानून लेकर के आते हैं, देश के अंदर कितने लोगों की जान चली गई और कितने लोगों की डेथ हो गई, उसके बारे में नहीं बताते हैं। फिर अभी बात कर रहे हैं कि महाकुंभ में 50 करोड़ से अधिक लोग आए, अच्छी बात है आए होंगे, इनके पास वो आंकड़ा होगा, लेकिन कितने लोगों की मौत हो गई वो आंकड़ा नहीं जारी कर पाए। बेरोजगारी का आंकड़ा 45 साल में कितना % है वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन महाकुंभ में कितने लोगों ने डुबकी बता दी उसका आंकड़ा देंगे। जातीय जनगणना का आंकड़ा नहीं दे पाएंगे, लेकिन महाकुंभ में 50 करोड़ 52 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली, उसका आंकड़ा इनके पास होगा। अरे कैसे लोग हैं ये भाई, किस स्तर की राजनीति कर रहे हैं, किस बेगैरती बेशर्मी की राजनीति करते हैं, हैरत होती। आज एक और बात करी कि उर्दू पढ़ने वाले लोग, अरे उर्दू थोड़ी सी पढ़ लेते तो तहजीब समझ जाते लखनऊ की, कि उर्दू किस तहजीब का नाम है। यही इसी भारत की, इसी उत्तर प्रदेश की निकली हुई लैंग्वेज शरद जी को सामने रखिएगा, सही जवाब मेरठ से निकली हुई है। शरद जी अगर उर्दू पढ़ लेंगे तो तहजीब होगी, तहजीब सीख जाएंगे, बात करने का सलीका समझ सीख जाएंगे कि कैसे आदाब महफिल में बात रखी जाती है। उर्दू तहजीब का नाम है, उर्दू से आपत्ति होने लगी। फिर कुछ दिनों बाद इनको उत्तर प्रदेश के लोगों से आपत्ति होने लगी। आपत्ति इस चीज की हो रही है क्योंकि आपसे सरकार समझ ले रही है। ड्रोन उड़ जा रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। इंटेलिजेंस कहां चला गया आपका सरकार का? दंगा हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। इंटेलिजेंस कहां चला गया आपकी सरकार का? फिर उसके बाद हाथी के विधायक आएंगे, बताएंगे कि दंगा लेकिन सही जवाब भाई, ये तो मानेंगे ना आपकी राम मंदिर हमेशा टारगेटेड रहा है। 16 साल का आरोपी पकड़ा जाए या मोहम्मद मकसूद पकड़ा जाए, लोगों को ये बात खटकती तो है कि राम मंदिर बन कैसे गया, या इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु कैसे पहुंच रहे हैं? नहीं, ये नैरेटिव चलाने की कोशिश है। राम मंदिर बन गया, लोगों को खटक होने लगी। राम मंदिर के बनने से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ इस चीज की हो रही है, राजनीतिक पार्टियों के बड़े मुस्लिम नेता ही कहते हैं कि राम मंदिर बन गया, बाकी चीज नहीं छोड़ेंगे, तो कैसे नहीं खटकता लोगों को? सुनिए, कोई किसी को नहीं खटकता। ये जानबूझ करके आप लोग माचिस लगाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, राम मंदिर बन गया अयोध्या के अंदर, मणिपुर में क्या हो गया था? मणिपुर में कौन लोग है, किसकी सरकार है? डबल इंजन की नहीं है। आप जो बात कह रहे हैं ना, उससे पता चल रहा माचिस कौन कहाँ लगा रहा है। इस पर जवाब शरद त्रिवेदी देंगे। शरद त्रिवेदी पूछो, सवाल पूछो, जवाब दे रहे हैं शरद त्रिवेदी जी, प्लीज। अवधेश सर को स्क्रीन पे हटाकर शरद त्रिवेदी जी को प्लीज लेकर आइए। शरद त्रिवेदी जी प्लीज जवाब दे दीजिए। सैयद जवाद कई बातों पर आपसे जवाब चाहते हैं। अनुराग जी, आजम खान जो मुसलमानों के मसीहा है, उन्होंने ही कहा था, उर्दू के वो बहुत बड़े दानिश है, उन्होंने ही कहा था कि मैं SSP और DM से जूते पॉलिश करवाऊंगा। ये उर्दू ही पढ़ने वाले हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है। ये उर्दू और हिंदी को अपनी जो मतलब ये हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि उर्दू जो लोग पढ़ रहे हैं वो किसी काम, सैयद जवाद भाई सुन तो लीजिए, आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं। बिजनेस के लायक नहीं रहेंगे, उनको सरकारी नौकरी मिलने में दिक्कत होगी। हम चाह रहे हैं कि वो मेन स्ट्रीम में आए, मुख्य धारा में आए। और जिन लोगों का आपने कहा है कि वो मरे हैं, उनके आप आंकड़े तो आपके पास हमसे बेहतर आंकड़े आप खुद जारी कर दीजिए। किसान आंदोलन में कौन किसान पे, किस किसान पे गोली चलाई? नहीं, एक मिनट, नहीं शरद जी आप मुख्य नहीं, सैयद जवाद भाई प्लीज इनकी आवाज कम कीजिए। सैयद जवाद भाई 1 मिनट, आवाज कम होगी आपकी, अब आप थोड़ा शांत होकर सुन लीजिए। आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं, मैंने तो आपको अच्छा मौका दिया। शरद जी, वक्त लिमिटेड है, मैं ये जानना चाह रहा हूं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी जितनी भी नीति बनाती है उसमें लोगों की जान जाती। मैं चाह रहा हूं इस पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं प्रयागराज की सारी घटना जो है उसको क्लब कर लीजिए, अभी अयोध्या में ड्रोन पकड़ा गया, वो आपकी फेलियर बता रहे हैं कि आपका इंटेलिजेंस फेलियर है? अनुराग जी, यहां तो घटना घटी है। समाजवादी पार्टी ने तो कहा कि 130 लोगों को हमने गोली मारी है, और माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा कि मैं इससे ज्यादा और क्या कर सकता था, मैंने इतनी गोलियां चलवाई, इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। ये उनकी समस्या थी। यहां पे तो एक हादसा हुआ है जो कोशिश करी गई थी कि, और मैं इस बात को इस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं कि वहां पे प्रयागराज में पूरे इंग्लैंड की आबादी और पूरे कनाडा की आबादी एक दिन में एक समय में वहां पे स्नान करने जा रही है, और आधी भारत की आबादी वहां स्नान कर चुकी है, जो शांति से, पूर्ण शांति से हुआ है। इस तरह की घटना जहां इस तरह के लोग आ रहे हैं, इस तरह की भीड़ आ रही है, उस तरह की घटनाएं बहुत मुश्किल है उनको कंट्रोल करना।
करना सरकार कोशिश करती है कंट्रोल करने की, लेकिन ठीक है। दुर्भाग्य से इस तरह की घटना हो जाती है। हाँ। और हम ये कोई जान के घटना नहीं घटी है, ड्रोन सरकार नहीं लेके आई कुछ थी। नहीं होने वाला। समस्या ये है कि और मैं एक बात उनकी मानने को तैयार हूं, ठीक है। भारत- ओके, सैयद जवाद भाई एक मिनट प्लीज, प्लीज सैयद जवाद भाई प्लीज शांति रख लीजिए थोड़ी सी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप बोलें और फिर म्यूट जा रहा हूं। थोड़ा सा प्लीज आप भी मर्यादा का ध्यान रखिए। आपकी बातों का जवाब शरद त्रिवेदी जी दे रहे हैं और वक्त लिमिटेड है मेरे पास। राठी साहब प्लीज जल्दी से अपनी बात कर लीजिए, फिर मैं लास्ट कंक्लूडिंग कमेंट्स लूंगा अवधेश सर से। एक मैं चीज और कहना चाहूंगा शरद जी जल्दी से 10 सेकंड। अनुराग जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि गरीबी बेरोजगारी की जो हमारा विपक्ष बात करता है वो बिल्कुल सच है। अगर केंद्र में एक युवा नेता बेरोजगार है और उत्तर प्रदेश में दूसरा युवा बेरोजगार घूम रहा है तो वास्तव में गरीबी बेरोजगारी है। ठीक है, कोई विजय राठी जी जल्दी से सर, तो विपक्ष को दुखी होता है। कंक्लूडिंग सर जल्दी से। भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर थोड़ा पढ़ लेते तो ये भी समझ जाते, मैं जाने कितने आईएएस ऑफिसर ऐसे हैं, आईपीएस जो देश चला रहे हैं, जिन्होंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में अपना सब्जेक्ट ऑप्ट किया और वो सफलता से अपना मुकाम हासिल किया और देश को चला रहे हैं। तो उर्दू से बड़े बड़े अधिकारी भी बनते हैं, शायद भूल जाते हैं। नहीं देखिए एक चीज नहीं विजय राठी जी इसको बड़े पर्सपेक्टिव पे समझिए। विजय जी मैं चाह रहा हूं जवाब आप ही दीजिए, पर्सपेक्टिव समझिए। आप एक उर्दू शब्द तक सीमित रह गए, वहां कहने का मायना यह है कि आप लोग एक पर्टिकुलर धर्म विशेष की सियासत करते हैं, उससे ऊपर नहीं देख पाते हैं। नहीं देखिए, जब भी उर्दू की बात इसलिए सियासत भगदड़ पर भी होती है, इसलिए सियासत महाकुंभ पर भी होती है। देखिए अवधेश जी इस बात को भली बात ही जानते हैं, जैसे हम जैसे लोग हैं, हमारे बड़े हैं वो भी उर्दू बोलते हैं, जो भले ही जाट हो गुजर हो, ये भी उनके बड़े भी उर्दू बोलते हैं। जरूरी नहीं है उर्दू से मुस्लिम भी बोलता है, पहले गांव का हर बड़ा व्यक्ति पढ़ा लिखा उर्दू भी बोलता था। ये अवधेश जी भी बेहतर तरीके से जानते हैं, भले ही वो थोड़ा हमसे अलग विचारधारा। देखिए अवधेश जी ने एक बात कही, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा कि कुंभ में कोई जाति नहीं देखी जा रही। सही बात है, वहां सब लोग जा रहे हैं, कोई जाति नहीं देखी जा रही, लेकिन जाति देखते कहां पे? भारतीय जनता पार्टी जाति देखती है प्राण प्रतिष्ठा में, जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, वहां कौन दलित आदिवासी समुदाय के, देखिए जब भूमि पूजन हो रहा था रामनाथ कोविंद, ठीक है राठी साहब थोड़ा सा लास्ट कमेंट ले लेंगे। ठीक है, देखो कोई भी भाषा कोई पढ़े उसमें समस्या नहीं है। उर्दू एक परिस्थिति में हमारे देश में पैदा हुई, लेकिन इस देश की एक समस्या यह है कि लोगों ने मुसलमानों का उत्थान हो, उनका विकास हो, मुख्य धारा में जाए, इसके बजाय मुसलमानों के नेताओं ने जो कट्टरपंथी थे और उनकी हालत देख करके बाकी पार्टियों ने भी यही रणनीति अपनाई कि उनको थोड़ा अच्छी लगने वाली बात बोलो और वोट लेते रहो। ठीक है सर, तो उसमें से यही परिपाटी चलती आई।